अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि स्क्रीन विजिबल है और ऑडियो क्लियर है। ओके। अच्छा, आज हमारी पहली क्लास है और इस क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग व्यू की पूरी एक्सप्लेनेशन। मेरा नाम है आदिल सुल्तान, स्मार्ट ट्रेड मास्टरी में आपका वेलकम है। और आज जो ट्रेडिंग व्यू में कंप्लीट मैं ट्यूटोरियल दूंगा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है इसमें कैंडल की फॉर्मेशन। मुझे पता है इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको अभी नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग व्यू के हवाले से। ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन को उन्होंने बहुत कम देखा है और अभी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें कैंडल फॉर्मेशन कैसे होती है मैं बताऊंगा इस बारे में, और इसके अलावा ट्रेडिंग व्यू में क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो इस डिस्क्राइब करूंगा। इसके अलावा मार्केट स्ट्रक्चर जो हमने आगे पढ़ना है उसमें कुछ टेम्पलेट्स पहले से तैयार करके रखने होते हैं ताकि हमें उसको बनाने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक कैंडल की फॉर्मेशन के बारे में छोटा सा आपको रिव्यू दे देता हूँ। कैंडल एक कैंडल में चार चीजें होती हैं: ओपन, हाई, लो, क्लोज। प्राइस यहाँ से ओपन हुई है, यहाँ हाई तक गई है और ये लो लगाया है, यहाँ पे क्लोज हो गई है। ये कैंडल की फॉर्मेशन होती है। इसमें ग्रीन और रेड कैंडल्स दिखती हैं। तो जहां से प्राइस ओपन हो रही है, नीचे कहां तक आई है, ऊपर कहां तक गई है और क्लोज कहां से हुई है, जहां से ये क्लोज होती है वहीं से ही अगली कैंडल ओपन होती है। इस चीज को जहन में रखिएगा, क्लोजिंग वाली बात जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि आगे जो स्ट्रेटजीज होंगी वो इन्हीं बेस पर जो है वो होंगी। अगर आपको क्लोजिंग का आइडिया नहीं होगा कि ये कैंडल क्लोज कहाँ पे हो रही है, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्लोजिंग यहाँ हो रही है या यहाँ हो रही है, जिसकी वजह से स्ट्रेटजीज को वो समझ नहीं पाता है कि एंट्री कहाँ से लेनी है। तो ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है, और रेड कैंडल यहाँ ऊपर से ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है। जहां से ये क्लोज हो रही है ग्रीन कैंडल, अगली कैंडल वहीं से ओपन होती है और सेम ऊपर इसका हाई है, नीचे लो है और यहाँ ये क्लोज हो रही है। जो भी टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट करेंगे उस टाइम फ्रेम की यहाँ पे कैंडल की जो टाइम ड्यूरेशन है उस हिसाब से कैंडल बनना शुरू हो जाएंगी। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हैं तो हर कैंडल एक एक कैंडल 5 मिनट की होगी, उसका ड्यूरेशन 5 मिनट का होगा। यहाँ पे काउंटडाउन चल रहा होगा इसका। अभी देखें ये कैंडल रनिंग में है और इसमें 42 सेकंड्स बाकी हैं। तो जैसे ही ये कंप्लीट होंगे तो फिर ये कंफर्म हो जाएगी कैंडल। अभी ये चल रही है, ये रनिंग कैंडल है। तो जैसे कंफर्म होती रहेंगी वैसे वैसे यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग होती रहेंगी। अच्छा, अभी मैं सबसे पहले ऊपर की चीज बताता हूँ कि क्या क्या है। ये है पेयर्स। किस पेयर पे काम कर रहे हैं आप? पेयर्स के बारे में मैं इन डिटेल शॉर्ट वीडियो बना दूंगा अलग से, लेकिन अभी से सरसरी बता रहा हूँ। पेयर्स बेसिकली दो करेंसीज का मिलाप होता है। हम हमेशा जो ट्रेड करते हैं वो दो पेयर्स में करते हैं, मतलब दो करेंसीज का एक पेयर होता है। पेयर यानी कि जोड़ी। तो जोड़ी की शक्ल में हमारा होता है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमारा अगर डॉलर अकाउंट है तो हम सिर्फ डॉलर में ही ट्रेड कर सकते हैं और आगे हम दूसरा कोई ले सकते हैं। पेयर होता हमारा जो अकाउंट है वो डॉलर अकाउंट भी हो सकता है, यूरो अकाउंट भी हो सकता है और पीकेआर अकाउंट भी हो सकता है। अकाउंट किस की बेस करेंसी क्या है वो एक अलग मैटर है। जिस पेयर पे ट्रेड कर रहे हैं
वो एक अलग मैटर है। हम कैट जेपीवाई पर भी कर सकते हैं, कैनेडियन डॉलर और जापानीज येन, इन दोनों पर भी ट्रेड कर सकते हैं, बेशक हमारा डॉलर अकाउंट ही क्यों ना हो। तो इस चीज को मिक्स मत कीजिएगा, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो जब पेयर होता है जिस पे ट्रेड करनी होती है, तो वहाँ वो पेयर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम गोल्ड का ही सेलेक्ट करेंगे, उस पे ही काम अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। जब आपने गोल्ड पे काम करना है तो XAU गोल्ड का सिंबल है, XAU, और USD डॉलर का है। तो गोल्ड अगेंस्ट डॉलर हम इसको सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो ओवांडा का चार्ट है, हम उसको यूज करते हैं, क्योंकि ओवांडा के चार्ट में हमें वॉल्यूम अच्छा मिलता है और इसकी जो कैंडल्स हैं वो अच्छी होती हैं दूसरे दूसरे ब्रोकर की बनिस्बत। तो ज़्यादातर हम ओवांडा को चार्ट पे यूज़ करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग हम किसी भी ब्रोकर के थ्रू कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ चार्ट के ऊपर डायरेक्टली भी अगर आप टाइप करते हैं तो ये डायरेक्ट सिंबल खुलता है, जो यहाँ पे मैंने शो करवाया है। इसके अलावा यहाँ पर ये सारे टाइम फ्रेम हैं, आपके पास कम आ रहे होंगे, यहाँ पे फेवरेट करना होता है। जितने ज़्यादा फेवरेट कर लेंगे तो हर फेवरेट यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप जो बड़े टाइम फ्रेम हैं, एक 1 आवर, 4 आवर और 1 डे, ये लाजमी कीजिएगा। छोटे टाइम फ्रेम में आप 15 मिनट और 5 मिनट और 1 मिनट और 3 मिनट, ये वाले आप कर सकते हैं। या चाहे तो जितने मैंने सेलेक्ट किए हैं आप लोग भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो जो भी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टाइम फ्रेम आना शुरू हो जाएंगे। इनके शॉर्टकट्स हैं। यहाँ पर हैं कैंडल्स, किस तरह की कैंडल्स चाहिए। कैंडल्स काफ़ी तरह की होती हैं, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आपको इस शेप में चाहिए, आपको कैंडल्स में चाहिए, या फिर आपको हॉलो कैंडल में चाहिए तो वो इस तरह से शो करेंगी। तो यहाँ पे जितने भी हैं वो सब कैंडल्स ही हैं, बस उनकी शेप्स चेंज है। नीचे वाली जो हैं वो अनरियलिस्टिक चार्ट्स हैं, जैसे कि हैकेनाशी, रैंको, लाइन ब्रेक, इनकी तरफ अभी आप नहीं जाइएगा। अभी आप यहाँ पे कैंडल्स ही सेलेक्ट करके रखिए, वही काफ़ी है। इंडिकेटर्स, यहाँ पर हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं। इंडिकेटर्स में आप फेवरेट्स कर सकते हैं, अपने भी कोई स्क्रिप्ट अगर कोई मिलती है आपको कहीं से भी, तो वो स्क्रिप्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। इनवाइट ओनली में आपको इनवाइट ओनली, यानी कि कहीं से अगर आप परचेज करते हैं कोई इंडिकेटर, तो वो आपको इनवाइट ओनली में दिखते हैं। और इसके अलावा अगर यहाँ पर आप कुछ भी सर्च करेंगे, जैसे कि आपने अगर मूविंग एवरेज सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंडिकेटर्स आपको सारे मिलेंगे। तो कोई इंडिकेटर आपने लगाना है तो वो यहाँ से लगा सकते हैं। 2 इंडिकेटर अलाउ करता है ट्रेडिंग व्यू फ्री पैकेज में। इससे ज़्यादा अगर लगाना चाहते हैं तो ट्रेडिंग व्यू को फिर परचेज करना होता है। वॉल्यूम टिक इंक्लूड नहीं है इंडिकेटर्स में, यानी कि जो इसके 2 इंडिकेटर आप लगा सकते हैं तो उन दो में वॉल्यूम इंक्लूड नहीं है। यानी कि वॉल्यूम को मिलाकर अगर आप 3 इंडिकेटर लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। नॉर्मली आपको यहाँ पे जो ये वॉल्यूम है, ये नीचे की तरफ किया हुआ है मैंने, ये आपको इस तरह से मिलेगा, लेकिन ये चार्ट के ऊपर ना कैंडल्स के साथ टच हो रहा होता है। अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल सेपरेट अगर यूज़ करना चाहें, जो मैं जिस तरह यूज़ करता हूँ, आपने यहाँ पे 3 डॉट्स में जाना है, मूव टू में न्यू पैन बिलो, ये करेंगे तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ आ जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो ये कैंडल्स के साथ टच नहीं होता, तो ये बहुत इजी रहता है। अभी वॉल्यूम का आगे चल के आप पढ़ेंगे, तो इसलिए आपको वॉल्यूम का पता होना चाहिए तो किस तरह से इसको यूज़ करना है। अच्छा, इसके अलावा ये टेम्पलेट्स हैं, ये अभी आपके काम के नहीं है। अलर्ट्स, अलर्ट्स दो तरह के होते हैं। एक अलर्ट होता है जो प्राइस पे लगता है, एक अलर्ट होता है जो इंडिकेटर्स पे लगते हैं। यानी कि अगर कोई इंडिकेटर है जिसके बाय सेल के सिग्नल आप चाहते हैं, तो वो अलर्ट आपका इंडिकेटर का होगा। और प्राइस का अलर्ट चाहिए कि अगर एक सर्टेन प्राइस पे जैसे ही मार्केट आए आपको अलर्ट मिल जाए, तो वो प्राइस अलर्ट होते हैं। तो फ्री के ट्रेडिंग व्यू में आपको
5 फ्री अलर्ट्स मिलते हैं प्राइस के ऊपर, इंडिकेटर्स के ऊपर नहीं मिलते हैं। तो इस चीज़ को बस ज़हन में रखिएगा। अलर्ट्स लगाने के बहुत सिंपल तरीके हैं। अलर्ट्स पे जब आप क्लिक करते हैं, किसी प्राइस पे आपने लगाना है, तो आप यहाँ पे अलर्ट्स पे जब क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से एक ब्लॉग ओपन होगा। यहाँ पे प्राइस का लिखा हुआ है। तो प्राइस में आपने किस तरह चाहिए कि क्रॉसिंग करे, कि क्रॉसिंग अप करे, क्रॉसिंग डाउन करे, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आप कंडीशन सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ प्राइस लिख सकते हैं। वंस ओनली करना है या हर बार जब आए तब करना है, और यहाँ पे क्रिएट करना है। एक मैसेज में अगर आपने कुछ डालना है, बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह की लिखी आती हैं। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं अपने तौर पे भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे अलर्ट का नाम आपको लिखना होता है। जो भी आपकी मर्ज़ी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, बार रिप्ले, ये अगर आपने कैंडल्स को पीछे से देखना है, यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन ये भी फ्री प्लान में अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल है लेकिन डेली के टाइम फ्रेम पे अवेलेबल है। ये देखिए कैंडल्स पीछे हो गई हैं। तो यहाँ पर आप अपने तौर पे इसको कैंडल्स को चला सकते हैं। अगर आपको वन डे से नीचे के टाइम फ्रेम पे इसको यूज़ करना है, तो फिर आपको उसको परचेज करना होता है। ओके, यहाँ तक तो ये चीज़ें हो गई। एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा। जी, ऊपर के पोर्शन को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं इस तरफ। ये छोटे-छोटे ऑप्शंस हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा चीज़ों की तरफ आप मत जाइएगा। जो मेन चीज़ें हैं, मैं वो आपको कंफर्म कर रहा हूँ अभी। अच्छा, ये एक वॉच लिस्ट है। आप अपनी पसंद की यहाँ पे जितने भी पेयर्स पे आपने काम करना है, वो एक वॉच लिस्ट आप बना सकते हैं। इसमें कैटेगरीज भी बनती हैं। आप इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके ना इसको यानी कि समझ लें हेडिंग डाल सकते हैं अपनी मर्जी की। इसके अलावा जो भी अलर्ट्स हैं आपके, वो अलर्ट्स यहाँ पर आपको शो होंगे और यहाँ पे लॉग्स शो होते हैं। ये देखें, ये अलर्ट्स लगे हुए हैं, लेकिन ये इंडिकेटर्स पे लगे हुए हैं। यहाँ पर लॉग्स आते हैं, यानी कि जो भी प्राइस हिट होती है तो यहाँ पे आपको अलर्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, और ये जो अलर्ट लगाया है उसको शो होगा। लॉग सारे इस तरफ आते हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ें इतनी खास काम नहीं है। जो ज़्यादा यूज़ होती हैं वो यही दो चीज़ें होती हैं। अब आते हैं मेन चीज़ के ऊपर। ये सारे टूल्स हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करने आने चाहिए। इसमें आप इसको स्टार लगाएंगे तो इस तरह से आपके पास एक शॉर्ट टूल बनकर आ जाएगा। ये लाजमी आपका होना चाहिए। थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं इसके अंदर जो आप लोगों ने करना है। इसमें से कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये तो मैं अपने तौर पे यूज़ कर रहा होता हूँ पढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप एरो को, कर्सर को किस तरह लेके चलना चाहते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये है लाइंस। इन लाइंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन आपको लाजमी करना है, और इसके कुछ टेम्पलेट्स भी हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी कैसे लगाना है, वो करके भी दिखाऊंगा। मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल यही है, ट्रेंड लाइन। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल रे लाइन है, वर्टिकल लाइन है, क्रॉस लाइन है। ये सब हम नॉर्मली बैक टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये सिंपल लाइंस हैं, आप इनको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लंबी लाइन लग जाती है प्राइस की तरह। इस तरह एक लाइन आ रही है ये वाली,
हॉरिजॉन्टल रे का मतलब ये होता है कि जहाँ जहाँ पे अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से लाइन स्टार्ट हो जाएगी, पीछे चार्ट पे नहीं होगी। वर्टिकल लाइन आपको एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से मिल जाएगी। क्रॉस लाइन एक प्लस का साइन जाने के एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिक्स करके एक लाइन आ जाएगी आपके पास। तो यही इसके अंदर टूल्स हैं जो आपने सेलेक्ट करने हैं। थर्ड आता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बस यही एक टूल है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे यूज करना है वो मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। ज्यादातर लोगों को इसे यूज करने नहीं आता और इसको बहुत मतलब बहुत माइनर सा टूल समझते हैं। और क्योंकि जब एक सही से इस्तेमाल ही नहीं होता ये तो इसलिए उसको बेकार टूल समझते हैं, जबकि सबसे कारआमद टूल यही है और ये मार्केट स्ट्रक्चर में यूज होगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ही इस रिट्रेसमेंट है, वो डिपेंड ही रिट्रेसमेंट पे करता है। तो रिट्रेसमेंट जब तक आपको क्लियर नहीं होगी मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर, तब तक आप मार्केट स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ हायर हाई लोअर लो नहीं है। मार्केट स्ट्रक्चर में बहुत सारे पहलू आते हैं जो हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ताकि हमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो सके कि मार्केट किस तरफ जा रही है। तो ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स, इसके लेवल्स होते हैं, वो मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा इसके ऊपर इसी सेशन के अंदर ही। ये प्राइस एक्शंस के ऊपर लेवल्स हैं, आप इसमें पैटर्न्स होते हैं, लेकिन मैं पैटर्न्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देता क्योंकि ज़्यादातर पुराने हो चुके हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है। प्रोजेक्शन में लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लाजमी आपने सेलेक्ट कर लेना है। और डेट एंड प्राइस रेंज ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आपने लाजमी रखना है। लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन क्या होती है ये मैं थोड़े से डिस्क्राइब कर देता हूँ। कि फ़र्ज़ करें आपने यहाँ से एक एंट्री ली है, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, एसएल आपने ये रखा हुआ है, टीपी आपने ये रखा हुआ है। तो ये इस तरह से आपको बैक टेस्टिंग में मदद देती है कि मैंने ये ट्रेड ली थी और यहाँ से यहाँ तक चली थी, इतने पिप्स का इसने प्रॉफिट दिया है, ये रेशो बना हुआ है और ये पिप्स आते हैं इसके अंदर यहाँ पे लिखे हुए। तो इसमें ज़रा आसानी हो जाती है। जो भी टूल आप खोलेंगे यहाँ पर इंडिकेटर, यहाँ छोटा सा उसके बारे में उसी की हवाले से ही ना डिटेल आ जाती है। डिलीट करना है, लॉक करना है, तो आप यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी। तो ये लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस आपको काम आएगा लाजमी। इसको भी ये सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। और डेट एंड प्राइस रेंज इस पर मैं क्लिक करता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपने यहाँ एक ट्रेड ली थी और उसको यहाँ क्लोज की है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिटेल बताता है कि कितने पिप्स बने हैं, कितनी बार्स यूज़ हुई हैं, कितने घंटे चली है और उसमें टोटल वॉल्यूम कितना आया है। तो ये अमूमन हम इसको ना कैंडल्स और टाइम ड्यूरेशन को देखने के लिए करते हैं। ये आपको इसका पर्पस समझाऊंगा मैं इन फ्यूचर जैसे ही हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। बाकी इसमें ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वैसे ये है रेक्टेंगल और ये पाथ, ये भी एक अच्छी चीज़ है। और सर्कल अगर आपने कुछ हाईलाइट करना है, बेसिकली ये सब चीज़ें जो है हमारी बैक टेस्टिंग में काम आती हैं। अगर कुछ हम लोगों ने नोट करना है तो वो हम नोट यहाँ से कर सकते हैं। तो एरो मार्कर है, इसको आप अपने तौर पे भी देख लीजिएगा, कोई इतनी सिखाने वाली कोई ख़ास चीज़ नहीं है। इसमें जो मेन चीज़ है वो रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल भी हमारे मार्केट स्ट्रक्चर में यूज़ होता है कि इसको कैसे आपने अक्सर देखा होगा कि डिमांड जोन सप्लाई जोन लगा हुआ है और एफवीजी लगा हुआ है, वो सब इसी से बनते हैं। तो हम इसके भी टेम्पलेट्स बनाएंगे। और सबसे ज़्यादा तीन चीज़ें यूज़ होती हैं मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर, ट्रेंड लाइन, रेक्टेंगल और फिबोनाची। तो ये तीनों चीज़ों के टेम्पलेट बनते हैं, वो मैं अभी आपसे बनवाऊंगा। ओके, बाकी ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट आप इसको कर सकते हैं अपने तौर पे। अगर कुछ लिखना है आपने, बैक टेस्टिंग में ही यूज़ होता है ये भी, कि अगर आप कुछ उसमें लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ से वो कर सकते हैं।
कोई कमेंट्स वगैरह भी लिखना चाहें तो उसमें लिख सकते हैं, कमेंट्स लिख दें, टेक्स्ट लिख दें, कॉल आउट लिख दें, सब तीनों चीज़ें एक जैसी ही हैं। अच्छा, ये इमोजीज हैं, इसका कोई ख़ास काम नहीं है, ये भी बैक टेस्टिंग में ही यूज़ होता है, या कुछ टाइप करना है, कुछ लिखना है बैकग्राउंड पे तो उसके लिए यूज़ होता है। अच्छा, ये टूल मेजरमेंट का है, इसको ज़रा समझिएगा गौर से। ये बेसिकली आपको एक मूव का कैलकुलेशन बताता है, मेजरमेंट बताता है। फर्ज करें मुझे पता करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट कितना मूव कर चुकी है अब तक, तो ये बताएगा कि 30.6, यानी कि ये 306 है। ये पिप्स के अंदर बता रहा हूँ। गोल्ड पर जब आप पिप्स की कैलकुलेशन करेंगे तो आपने इसको ऐसे ही करनी है, यानी कि ये एक डेसिमल आगे ले जाना है, तो ये 306 बनता है। पिप्स क्या होते हैं? बेसिकली जो पिप्स, पिप वैल्यू और पॉइंट्स वैल्यू, पिप्स एंड पॉइंट्स, मार्केट जो मूव कर रही है, प्राइस जो मूव हो रही है, ये बेसिकली उसके मेजरमेंट करने का एक नंबर है, समझ लें। जिस तरह किलोग्राम होता है, केजी, और ग्राम होता है, तो किलोग्राम और ग्राम, ये ग्राम का ही किलोग्राम होता है। इस तरीके से पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स के ऊपर जो यानी कि जो बनता है, पॉइंट्स मिलाकर, यानी कि 100 पॉइंट्स मिलाकर 1 पिप बनता है गोल्ड के ऊपर। करेंसीज में 10 पॉइंट्स को मिलाकर 1 पिप बनता है। तो इसकी मिसाल इसी तरीके से जहन में रखिएगा कि जिस तरीके से किलोग्राम होता है और ग्राम होता है, ये मेजरमेंट टूल है। अगर हमने किसी चीज़ को वज़न करना है, तो उसकी वज़न करने का मेजरमेंट टूल हमारे पास यही है कि उसको ग्राम में या किलोग्राम में हम वज़न करते हैं, तो मेजरमेंट होती है। तो ये मेजरमेंट जो है ना, यहाँ पर हम पिप्स से करते हैं कि प्राइस जो है वो कितना मूव कर चुकी है अब तक, तो वो पिप्स में मूव करती है, पिप्स और पॉइंट्स। ठीक है, तो ये मेजरमेंट टूल है, आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसमें भी बार्स दिखाता है और इसमें भी आपको टाइम ड्यूरेशन बताता है। ये सब वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको इसमें बताई हैं। ये भी मेजरमेंट टूल ही है, लिखा हुआ मेजरमेंट। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि ये जो मेजरमेंट टूल है, ये टेम्परेरी है, ये वाला। ये जब आप क्लिक करेंगे, कहीं से भी आपने ड्रॉ किया, उसके बाद कहीं पर भी आप एक क्लिक करेंगे खाली, ये हट जाएगा। यानी कि ये प्लॉट नहीं रहता। बट अगर आप ये वाला करेंगे, तो ये प्लॉट रहता है। ठीक है, बस ये फ़र्क है। अगर आपने क्विक मेजरमेंट करनी है, तो आप ये टूल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें स्टिल रहना है, यानी कि वो आप इसको डिलीट नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आपने ये यूज़ करना है मेजरमेंट टूल। ये मैग्नीफायर है, आप इसको ज़ूम इन ज़ूम आउट यहाँ से कर सकते हैं। अगर किसी एरिया को आप करीब से देखना चाहते हैं कि यार यहाँ पे मैं ज़रा विक्स वगैरह चेक करना चाह रहा हूँ, तो ये आपको ज़ूम करके दिखा देगा। और यहाँ पे ज़ूम आउट हो जाता है, इस तरह ज़ूम आउट हो गया। अच्छा, ये एक ऐसा टूल है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता, जो बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, और ये भी मार्केट स्ट्रक्चर में आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये है मैग्नेट। इसमें आपने वीक मैग्नेट में आपने यूज़ करना है, वीक मैग्नेट। ये करता क्या है? पहले मैं इसको हटाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें आपने एक बॉक्स लगाना है, प्राइस रेंज लगानी है। जैसे कि ये एक कैंडल है, इस कैंडल को ना मैंने इसका हाई और लो मार्क करना है और देखना चाह रहा हूँ कि ये एक डिमांड्स या सप्लाई हो सकती है। अब मुझे इसका लो पता नहीं चल रहा, मैं एक अंदाज़े से ना लगा रहा हूँ ये। अब मुझे इसका ना लो पता है ना हाई पता है, जबकि मुझे एग्ज़ैक्टली इसकी लो और हाई पे लगाना है। मैं यहाँ से आपको करीब करके दिखाता हूँ। ये गलत प्लॉट हुआ होगा मुझसे, और लोग यही कर रहे होते हैं, गलत लगा देते हैं। मैं सिर्फ यहाँ से करके देखता हूँ, ये देखें। इसका लो कहाँ आ रहा है? यहाँ पर। और इसका हाई आ रहा है यहाँ पर। जबकि मैंने यहाँ और यहाँ लगाया हुआ था, क्योंकि जब स्क्रीन
दूर होती है तो मैं नहीं देख सकता कि इसका ये जो लो पॉइंट है और ये जो हाई पॉइंट है ये एग्जैक्टली कहाँ आ रहा है। मैग्नेट क्या करता है, आपको अभी देखिएगा कि ये ऑटोमेटिकली मुझे उस हाई पर लेकर आ जाता है। ऑटोमेटिकली सिर्फ मुझे कर्सर लेके जाना पड़ेगा कैंडल पर, तो ये फौरी तौर पे मुझे, जैसे ही मैं इसके करीब आऊंगा, ये हाई के ऊपर आपको लेके आ जाएगा। और अगर इससे भी नीचे आऊंगा तो फिर ये क्लोजिंग पे लेकर आ जाएगा। यानी कि ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये चार चीजें हैं, ये आपको वहां पे लेके चला जाएगा। ये देखें अभी यहाँ पर आ गया। अब इसको देखिएगा, ये एग्जैक्टली हाई और लो के ऊपर आई हुई है। तो आपने जब भी कोई ये रेक्टेंगल लगाना है, एक डिमांड एरिया, सप्लाई एरिया जब आप सेलेक्ट करेंगे, तो आपने मैग्नेट का यूज लाजमी करना है। अब देखें, मैं जब जूम आउट करूंगा, अब मुझे कैंडल्स नहीं दिख रही हैं। मैं इसको जरा डिलीट करता हूँ। अब अगर मैं उसको लगाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे बहुत आसानी रहेगी। मैं छोटी से छोटी कैंडल भी होगी ना ये वाली, तो मैं इजीली लगा लूंगा इसको, और ये एग्जैक्ट लगेगी। ये बिल्कुल एग्जैक्ट मार्क हुई है। मैग्नेट नहीं होगा मुझे बहुत परेशानी होगी। तो ये मैग्नेट का इस्तेमाल आप लोगों ने लाजमी करना है। ये भी इस स्ट्रक्चर में आपको वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। बाकी ये ड्राइंग है। ड्राइंग अगर आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो वो कीप ड्राइंग रहेगी। सारी ड्राइंग्स लॉक करना चाह रहे हैं तो वो सारी ड्राइंग्स लॉक हो जाएंगी, और क्लिक करने पे अनलॉक हो जाएंगी। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि ड्राइंग्स हाइड करना चाहते हैं, टेम्परेरी आप हाइड करना चाह रहे हैं तो हाइड हो सकती हैं। इंडिकेटर हाइड करना चाह रहे हैं, कोई पोजीशन वगैरह लगी हुई हाइड करना चाह रहे हैं, या हाइड ऑल, तो ये हाइड और अनहाइड यहाँ से हो सकती हैं। ये रहने दें, ये किसी काम का नहीं है। ये अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पे जो कुछ भी है उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ इस ऑप्शन से डिलीट होता है कि रिमूव ड्राइंग करनी है, रिमूव इंडिकेटर करना है, या रिमूव, और ये सब चीज़ें रिमूव करनी है, तो यहाँ से होती हैं। तो ये सारे टूल्स हैं। मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैक्सिमम लोग इन चीज़ों को जानते हैं। मेरा मकसद क्या है ट्रेडिंग व्यू को एक्सप्लेन करने का। मैं आपको एक्सप्लेन इस तरह से कर रहा हूं कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ाना है मैंने, और जो सबसे ज़्यादा टूल्स यूज़ होते हैं, जो यूज़फुल टूल्स हैं, मैंने आपको उसी पे डिस्क्राइब किया है, और आगे हम उन्हीं पे काम भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं कुछ और मज़ीद टूल्स को, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन रोज़मर्रा के इस्तेमाल में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, उन सब के बारे में मैंने आपको अभी डिटेल बताई है। अच्छा, अब चलते हैं टेम्पलेट्स के ऊपर। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस क्लास का। आप सब लोगों ने ये सारे जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। ये सारे टेम्पलेट्स हैं। ओके, ट्रेंड लाइन के टेम्पलेट्स कौन कौन से हैं, ये सारे अभी हम बनाएंगे। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले, यहाँ तक आपको कोई भी ऐसा ट्रेडिंग व्यू का कोई भी ऐसा ऑप्शन या कोई ऐसी चीज़ जो आपको परेशान करती हो या आपको आइडिया ना हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि फिर हम आगे इसको स्टार्ट करें, ये सारी लेबलिंग हम लोग स्टार्ट करें। किसी का कोई सवाल? ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। ये है ट्रेंड लाइन। एक ट्रेंड लाइन आपने खाली ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। इसकी सेटिंग में जाना है आपने। सबसे पहले हमें ये सारे टेम्पलेट्स बनाने हैं जो ट्रेंड लाइन के हैं। इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। कैसे करना है? पहले बनाना है हम लोगों ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि अप ट्रेंड का है।
कलर आपने कोशिश करनी है कि तकरीबन सेम रखने हैं। मैं आपको कलर्स का भी बता देता हूँ, आपके सामने मैं बना के दिखाता हूँ सारा। अच्छा, इसके टेक्स्ट में हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है BOS, सिर्फ BOS लिखना है। इसको वाइट कर लेना है ताकि आपको इसको विजिबल हो जाए। एक मिनट रुकिएगा जरा। इसको बल्कि ग्रीन कर लेता है। ग्रीन होगा तो उसका मतलब कि हमें वैसे ही दिख जाएगा पता कि ग्रीन है, यानी कि ये अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। रेड होगा तो रेड को हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। तो रेड और ग्रीन हम करेंगे सिलेक्ट। यहाँ पे सिर्फ BOS लिखना है और ये यहाँ पे अलाइनमेंट को टॉप और सेंटर ही रहने देना है। इसके अलावा स्टाइल में आना है हमने। इसको अगर आप कोई भी कलर दे सकते हैं, वैसे ये वाला कलर ज़्यादा बेहतर रहता है। और इसको लाइन कर दें, ये इस तरह से शो हो जाएगा आपको। कलर थोड़ा सा विजिबल रखना चाहते हैं, विजिबल भी रख सकते हैं। वाइट रखना है, वाइट भी रख सकते हैं। ये कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रखना चाहते हैं। थोड़ा सा डल होता है तो आंखों में, मुझे सही वैसे ये ज़्यादा सही लगता है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। डोंट एक्सटेंड पे ही रहने देना है इसको, और इसके अलावा कोई सेटिंग नहीं छेड़नी है। सिर्फ टेक्स्ट में जाना है, यहाँ पे ग्रीन और BOS लिखना है। ये आप इसको भी 14 ही रहने दें, 14 भी सही है। बस अब ये जब कंप्लीट कर लिया आपने, तब आपने यहाँ पर आना है और सेव एज करना है। सेव एज में आपने ये नाम डालना है। अब ये हमारा टेम्पलेट सेव हो गया। अब इसी तरीके से ही जो दूसरा है हमारा BOS डाउन ट्रेंड, उसको हमने रखना है बॉटम पर, नीचे की तरफ, और उसका कलर कर देना है हमने रेड। नीचे की तरफ क्यों रखना है? क्योंकि जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो हम इसको नीचे की तरफ से ब्रेक होता है ये। अगर इसको ऊपर की तरफ रखेंगे तो कैंडल्स आती हैं। कैंडल्स आपको ना वहाँ पे शो हो सकती हैं, कैंडल्स के साथ ना ये छुप जाएगा। तो जब आप रेड यानी कि नीचे डाउन ट्रेंड की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखते हैं तो फिर आपने यहाँ पे नीचे की तरफ लिखना है। बाकी सब सेम रहेगा, बस यहाँ पर आपने एक और टेम्पलेट सेव करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड का। अब चेंज ऑफ करेक्टर अप ट्रेंड, ये भी सारी चीज़ें तकरीबन सेम रहेंगी। बस यहाँ पे वही सेम कलर आपने कर लेना है ग्रीन, और यहाँ पर आपने लिख देना है CHOCH। लाइंस का जो कलर है ना वो सेम रखिएगा हर किसी में। लाइंस का कलर बार बार चेंज मत कीजिएगा। जो एक बार आपने डिसाइड कर ली कि ये मैंने कलर रखना है, तो वही कलर आपने सब पे रखना है, मिक्सअप मत कीजिएगा। ठीक है, अब चेंज ऑफ कलर का ग्रीन कलर है, आप इसको ग्रीन कलर कर दें। बस ये ऊपर होना चाहिए। जिस तरह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ रहा था, इस तरह यहाँ ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर आएगा टॉप पे, और उसको सेंटर अलाइन कीजिएगा। 14 पर ये लिख दिया। स्टाइल बाकी सब सेम है। टेम्पलेट में आए, सेव किया, चेंज ऑफ करेक्टर अप ट्रेंड।
यकीन जाना ये छोटी सी मेहनत है, लेकिन इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपका स्ट्रक्चर जब आप कर रहे होंगे तो ये बहुत तेजी में आपके साथ चल रहा होगा काम, तो आपको बहुत आसानी होगी। आपने यहाँ पे सेम वही सिलसिला है कि इसमें जब आप डाउन ट्रेंड का करेंगे तो इसमें सिर्फ बस कलर चेंज करना है। आपने यहाँ पे रेड कर दिया, ये चेंज ऑफ कलर सेम लिखा रहेगा। यहाँ पे आपने इसको बॉटम पे कर दिया, इसको अब आपने सेव कर लेना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउन ट्रेंड। तो अभी हमारे पास ये 4 टेम्पलेट यहाँ पे सेव हो गए हैं। इसके अलावा डबल टॉप, डबल बॉटम, ये हमारे लिए अभी काफ़ी काम आएगा, तो इसको आपने लाजमी जहन में रखना है। यहाँ स्टाइल के अंदर आपने ना कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ टेक्स्ट के अंदर आपने काम करना है और कुछ नहीं। यहाँ पर आपने ये डबल टॉप, आप ये आपका टॉप है यानी कि हाई है, तो आपने ऊपर की तरफ ही लिखना है। यहाँ पर आपने डबल टॉप लिख दिया, इसको अलाइनमेंट आपकी ऊपर की तरफ ही होगी, सेंटर अलाइन ही होगा। बस यहाँ पे आपने इसका नाम सेव कर देना है डबल टॉप के नाम से। अच्छा, इसका जो कलर है वो ज़रा चेंज कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर इस तरीके से टेम्पलेट सेव भी हो जाते हैं ना, ऐसा भी मैंने कर दिया है सेव, अब आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं, कलर आपने अलग रखना है थोड़ा सा, और इसके फॉन्ट साइज भी थोड़ा छोटा कर दें, ताकि ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता, कभी कभी आता है ये, तो ये छोटे कलर में ही सही है। तो इस तरह आपको विजिबल होगा, ये टॉप पे होगा। अब आपने ये ले जाइए। ये वाला है डबल टॉप जो आप कर चुके थे, डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। सेव एज पे जब दोबारा जाएंगे तो यहाँ पे अच्छा। ड्रॉप डाउन पे जब क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम्म। आपको ये डबल टॉप नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है और इसको सेव कर देना है। तो ये रिप्लेसमेंट का मांगेगा, आपने इसको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, अब इस तरीके से डबल बॉटम है। डबल बॉटम आपका बॉटम में आएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, कलर इसका सेम ही रहेगा, चाहे डबल टॉप और डबल बॉटम हो, कलर इसका सेम ही रख लें, ज़्यादा बेहतर है। डबल बॉटम के नाम से सेव कर लिया। इसका मैं पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा। वैसे अगर वीडियो इसकी रिकॉर्ड हो रही है तो आपके पास डिटेल होंगी, बट फिर भी अगर आप इसका टेम्पलेट चाहते हैं तो मैं एक पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, तो आपको एक कॉपी पेस्ट करने में आसानी हो जाएगी, काम जल्दी हो जाएगा इसमें। अच्छा, स्ट्रक्चर लो, स्ट्रक्चर हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, ये स्ट्रक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, जो कि आपको कहीं सुनने में नहीं मिला होगा। स्विंग हाई स्विंग लो को आप लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है जो मैं स्विंग का आपको बताऊंगा। बेसिकली ये डिपेंड करता है रिट्रेसमेंट के ऊपर। जब आपको स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा इन डिटेल, तो आपको इसमें ये डिटेल बताऊंगा कि स्ट्रक्चर हाई और लो किस तरह से मार्क करना है, और स्विंग हाई लो किस तरह से मार्क करना है, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर इसके ऊपर होता है, इसके ऊपर नहीं होता है। अमूमन लोग इसके ऊपर जाने के ज़रा सा भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो वो समझ लेते हैं कि अब मार्केट ने शिफ्ट कर दिया है मोमेंटम, तो वो फौरी तौर पे अपोजिट साइड पे बैठना शुरू कर देते हैं, और वो होती है इंड्यूसमेंट। तो इंड्यूसमेंट में वो आ जाते हैं और उसका शिकार हो जाते हैं। तो आपने इंड्यूसमेंट में नहीं आना है। जब मैं स्ट्रक्चर आपको पढ़ाऊंगा तो ये बात समझाऊंगा कि स्ट्रक्चर लो और हाई क्या होते हैं और स्विंग हाई लो क्या होते हैं, ताकि आप इंड्यूसमेंट के अंदर ना फंसें। ओके, स्ट्रक्चर हाई, यहाँ पे क्लिक किया।
इसका कलर आप थोड़ा सा अलग कर सकते हैं। कलर जो मैं लगा रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी वही लगाएं। आप चाहें तो कोई सा भी कलर ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। इसको 12 पे रख लीजिएगा, बेहतर रहेगा। यहाँ पे कलर आपको विजिबल हो रहे हैं, आपको जिस तरह दिल चाहे आप रख सकते हैं। इसको आपने टॉप पे रखना है, टॉप और सेंटर, 12 और ये टेम्पलेट सेव करते हैं। स्ट्रक्चर हाई। अब ऐसे ही स्ट्रक्चर लो का होगा, सेम कलर में ही रखिएगा ताकि आपको आसानी रहे। स्ट्रक्चर लो और ये आएगा बॉटम पर। इसको सेव कर लेते हैं। ये जो मार्किंग कर रहा हूँ ये थोड़ी सी आपको बोरिंग लग रही होगी, लेकिन आप बिलीव करेंगे आपके इतने काम आने वाली है ना, ये थोड़ी सी आपको ये जो थोड़ा सा बोरिंग आपको फीलिंग आ रही है, ये आगे चल के आपको बहुत काम आएगा। चार्ट इतने मैसी होते हैं ना, जब भी आप मैं किसी का भी अगर देखता हूँ ना, कोई मुझे बताता है कि मैंने स्ट्रक्चर मार्किंग की हुई है, स्ट्रक्चर मार्किंग जितनी नीट होगी ना उतना ही आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। प्रोफेशनल लेवल की आपकी मार्किंग जब होती है ना तो आपको पता लगता है। लेकिन अगर आपने इस तरह के टेम्पलेट नहीं बनाए हुए तो आपको बहुत टाइम लगना है एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में। इससे काम आपका बहुत फास्ट हो जाता है। अच्छा, स्विंग हाई और स्विंग लो हमने बनाना है। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर लो बना दिया है ना? हाँ, बन गया। अच्छा, स्विंग हाई के लिए आप अगर चाहें तो पूरा स्विंग हाई लिख दें। मैं नॉर्मली इसको एस हाई और एस लो लिखता हूँ ताकि चार्ट पे ज़्यादा चीज़ें ना लिखी हुई हो। हाई है तो उसका मतलब टॉप पर आएगा। इसका कलर भी आप चाहें, इसका कलर भी अलग रखना होगा, ये वाला रख लेते हैं। लेकिन जो कलर मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर हाई लो का कलर अलग हो, डबल टॉप डबल बॉटम का अलग हो, और इसका तो रेड और ग्रीन मैंने बताया है, और स्विंग हाई लो का भी अलग कलर हो ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम ना हो। समझ लें कि ये हर तरह की हेडिंग्स हैं जो आप अभी डाल रहे हैं। इसको 12 कर दिया, कलर चेंज कर दिया। अब इसको सेव कर लें। स्विंग हाई। अब इसी तरीके से स्विंग लो हमने सेलेक्ट करना है। ये हमारे ट्रेंड लाइन का आखिरी टेम्पलेट है। यहाँ पर हमने एस लो लिखना है और ये बॉटम पर आएगा। अच्छा, इसमें दो चीज़ें और ऐड कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को उसमें आसानी होगी। ये अलग चीज़ है, करंट वेव। बल्कि इसमें कुछ लिखना नहीं है, सॉरी, इसमें कुछ लिखना नहीं है। इसमें सिर्फ आपको लाइंस आएंगी आपकी। इसको सिंपल रखते हैं। इसमें भी आपको ना ये लाइंस आप सेम रखें, जो भी कलर आपने रखा हुआ है वो रखें। एक सेव कर लें बिना कुछ लिखे हुए। वेव कंफर्म्ड। ये ऐसी ही लाइन आएगी इसमें। इस लाइन को थोड़ा सा अगर मोटा कर लें तो शायद बेहतर हो जाएगा, ताकि आपको ये विजिबल रहे। अब मैंने चेंजेस किए हैं छोटी सी। मैं जाऊंगा यहाँ पर वेव कन्फर्म में जाऊंगा, सेव करूंगा, ये अगेन सेव हो जाती है। एज इट इज रखते हुए उतना ही इसका थिकनेस वैसे ही रखते हुए इसकी लाइन का जो स्टाइल है ना वो आपने चेंज करना है। आपने ये रख लें या ये रख लें, बेहतर वैसे ये रहता है। ये आप रखें और इसको सेव करवाएं करंट वेव के नाम से।
इसका भी यूजेज मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली जब हम लोग वेव्स बना रहे होते हैं तो फिर उसमें आपको करंट वेव और वेव कन्फर्म्ड, या इसका नाम बल्कि चेंज कर देते हैं करंट वेव की जगह पे, ताकि वो आपको एक ही जगह पे मिल जाए। इसका नाम रख लेते हैं हम वेव करंट। अभी करंट वेव है, कंफर्म नहीं हुई है, जब कंफर्म हो जाएगी तो कंफर्म वेव कर देंगे हम लोग। तो वेव में कंफर्म्ड आ गई और एक करंट आ गई, ये दो आ गए। इस तरह से आपका ये टेम्पलेट काफ़ी अच्छे बने हुए होंगे। अब आपको जब कभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, आपने सिंपल बस यहाँ पे जाना है, ट्रेंड लाइन को सेलेक्ट करना है और आपने यहाँ पे इसको मार्क कर देना है। जब आपने मार्क किया, यहाँ पर आपने, अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप ट्रेंड है तो आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप ट्रेंड पर से सेलेक्ट किया है, लाइन खुद ब खुद खिंच गई। आपको बार बार कुछ खींचने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको जब आपने लाइन जब लगानी है, लाइन में अक्सर स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि वो बेतुकी सी लाइन लगा रहे होते हैं। पहली चीज़ तो वो मैग्नेट को यूज़ नहीं कर रहे होते हैं और वो बस इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मैं तो फिर भी अभी दोबारा ऐसे ही कर रहा हूँ। वो इस तरह से लगा देते हैं ये लाइन। ये गलत लाइन है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का ख्याल नहीं रखा गया इसके अंदर, बस एक लाइन लगा दी। ऐसी लाइंस नहीं लगानी है आपने। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ज़रूरी है। स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है? ये एक हाई है और ये ब्रेक यहाँ हुआ है इस कैंडल के ऊपर, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। तो आपने जब ट्रेंड लाइन खींचनी है तो मैग्नेट को ऑन रखना है आपने, ताकि ये आपको फौरी तौर पे अब इसके हाई के पास टच हो जाए। यहाँ पे आपने सिंगल क्लिक करना है। उसके बाद फिर अब ये लाइन ऐसे चल रही होगी, आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना, ये लाइन सीधी हो जाएगी। शिफ्ट छोड़ेंगे, लाइन ऐसी हो जाएगी। जैसे ही शिफ्ट दबाएंगे, लाइन सीधी हो जाएगी। या तो लाइन ऐसी होगी, या फिर आप ऐसे हो जाएगी, या ऐसे हो जाएगी। यानी कि ये 45 डिग्री के हिसाब से चल रही होती है। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट हो गई। अब ये ब्रेक यहाँ इस कैंडल पर हो रही है तो ये यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये। और एंडिंग पॉइंट है ये। यानी कि इसका हाई यहाँ ब्रेक हो गया, इसीलिए ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप ट्रेंड। ठीक है, इस तरह से आपने मार्किंग करनी है। अब फर्ज कर रहे हैं ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, तो आपने सिर्फ यहाँ पे टेम्पलेट में जाना है और चेंज ऑफ कैरेक्टर अप ट्रेंड लिख देना है। तो यहाँ पे ये लिख दिया। तो डबल टॉप अगर फर्ज करें डबल टॉप बन रहा है, डबल टॉप लिखा तो यहाँ पे डबल टॉप लिखा हुआ आ जाएगा। तो बहुत इजी और अ, आसानी से ना आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। फर्ज करें स्ट्रक्चर हाई है तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हाई लिख दिया, तो क्विकली काम होता है। एक स्ट्रक्चर आपका बहुत आसानी से ड्रॉ हो जाता है इस तरह से। अब एक वेव अगर लगानी है आपने कि इसका ये हाई है और ये लो है, तो आपने यहाँ पर इसके हाई की विक के ऊपर आपने एक डॉट लगाना है और ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पर आपने आके इसको सेकंड बार क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम यहाँ क्लिक करना है, फिर सेकंड टाइम यहाँ क्लिक करना है, लाइन ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद आपने आना है यहाँ पर और इसको करंट वेव या कंफर्म वेव करेंगे। जब कंफर्म वेव आपकी एक स्ट्रेट लाइन होगी जो आप कंटिन्यूशन में लेके चलेंगे, क्योंकि वेव्स आपने देखनी होती है कि ये वेव कहाँ से कहाँ तक चली है। करंट वेव अभी कंफर्म नहीं है, करंट है, तो वो इस तरह से आपको शो हो जाएगी। तो इस तरह डॉटेड लाइंस आ रही हैं, तो उसका मतलब अभी ये कंफर्म नहीं हुई है, अभी ये चल रही है। कंफर्म कब होगी? जब ये इसका हाई ब्रेक कर देगी, ये वाली का, तो इसका लोवेस्ट पॉइंट पता लग जाएगा, तो फिर हम इसको कंफर्म कर देंगे और इसको भी कंफर्म कर देंगे। तो कैसे कंफर्म करना है स्ट्रक्चर में मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा आपको। तो ये ट्रेंड लाइन के टेम्पलेट्स कंप्लीट हो गए हैं मेरे। अब आता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स के ऊपर। फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पर है। इसको कहीं पर भी ड्रॉ कर दीजिएगा।
अच्छा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट में समझाऊंगा, अभी सिर्फ उसका खुलासा हल्का सा समरी दे रहा हूँ। अगर आपने एक रिट्रेसमेंट देखना चाहते हैं इस वेव की कि ये कहाँ तक रिट्रेस करेगी, तो आपने फिबोनाची यहाँ से यहाँ लगानी है ताकि आप उसके बाद वाले रिट्रेसमेंट को चेक कर सकें। और अगर आपने बाय की रिट्रेसमेंट देखनी कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई है तो अब वो नीचे कितनी आ रही है, तो यहाँ से यहाँ लगाएंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। यानी कि उसकी रिट्रेसमेंट को देखने के लिए किस वेव पे लगानी है, तो ये रिट्रेसमेंट उस तरह से चेक की जाती है। अब इसकी सेटिंग में जाते हैं। इसकी सेटिंग में ये सारे लेवल आपने लिखने हैं। कलर्स डजेंट मैटर, कुछ भी लिख दो। 0 टू 0.236, 38.2, 0.5, 618, 705, 79, कहीं पर भी लिखा हो कोई टेंशन नहीं है, ये आएंगे तरतीब में ही। आप इसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी ब्लॉक में लिखेंगे, चेक लगा देंगे, आएंगे वो अलाइनमेंट के हिसाब से। यहाँ पर आपने इसको एक्सटेंड लाइंस राइट करना है, लेफ्ट करना है, लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट की तरफ हो जाएंगी, वैसे हम राइट रखते हैं क्योंकि प्राइस आगे की तरफ चल रही है। अगर बैक टेस्टिंग करनी हो पीछे की तरफ से तो वो उसको देखना होता है, अदरवाइज राइट की तरफ ही ज़रूरत रहती है इसकी। अच्छा, बैकग्राउंड ये ऐसे आपको नज़र आएगा, आपने ये बैकग्राउंड हटा देना है। अच्छा, अब है प्राइस। प्राइस आपको चाहिए या नहीं चाहिए, अगर आप यहाँ पे चार्ट पे देखें प्राइस आ रही है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके, ये थोड़ा अलग लगाता हूँ। ये देखें, ये इस तरह से है। अब यहाँ पर अगर आप प्राइस हटा देंगे तो सिर्फ लेवल्स आएंगे, प्राइस नहीं आएगी। प्राइस देखना चाहते हैं तो इस तरह से प्राइस आ जाएगी। मैं चाहूँगा कि आप रखें प्राइस को। लेवल्स हैं, यहाँ पे आप परसेंटेज देखना चाहते हैं या नहीं, बहुत ज़रूरी है, इसको भी चेक रखिएगा। और इसको आपने वैल्यूज़ में देखना है तो इस तरह वैल्यूज़ में आ जाएगा जैसे लिखी है आपने। इसको परसेंटेज में देखना चाह रहे हैं तो परसेंटेज कर सकते हैं। मैं वैसे परसेंटेज ही रखता हूँ, आसानी रहती है। राइट, मिडल, सेंटर, आई थिंक ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी ही होती हैं, तो आप इसको ऐसे रख लीजिएगा। अच्छा, इसको आपने सेव करना है स्ट्रक्चर फिब के नाम से। और है क्या स्विंग फिब। स्विंग फिब में हम सिर्फ ये दो लेवल्स हटा देंगे और ये तीसरा 90 का लेवल हटा दें। और इन सब के कलर्स आपने ना सेम रख लेने, ये वाला जो जो ऑन है सिर्फ वो वाला करना है, जो ऑफ है उनको ज़रूरत नहीं करनी है। ये सबके सेम कलर में इसलिए रखवा रहा हूँ ताकि ये अलग से पता हो आपको कि ये स्विंग का स्ट्रक्चर है जिस पर हमने फिबोनाची लगाई हुई है। ये इस तरह से शो होगा आपको। इसको सेव कर लें, नीचे की चीज़ें सेम रखिएगा जैसे कि हैं। स्विंग फिब, बस ये दो लेवल्स हैं इसके। अब यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर फिब कर दिया तो ये स्ट्रक्चर के हिसाब से हो जाएगी, और स्विंग के तो स्विंग के हिसाब से। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। इसको आप लॉक करेंगे तो फिर ये हिलेगा नहीं, आप कुछ भी करते रहें वो अपनी जगह पे रहेगा। ये चार्ट ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ये ड्राइंग ऊपर नीचे नहीं होगी। इसको हटा देंगे तो फिर ये ड्राइंग ऊपर नीचे हो सकती है, तो इसलिए इसको कोशिश करें जो भी ड्राइंग्स कर रहे हैं उसको लॉक लाजमी किया करें। अब आता है रेक्टेंगल टेम्पलेट। ये थोड़े ज़्यादा हैं लेकिन बहुत कारआमद है। कैटेगरीज बनी हुई हैं,
आप इसको बताता हूँ कैसे करना है। रेक्टेंगल में बॉर्डर्स होते हैं और मिड लाइन होती है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं इसमें। इसको कैसे करना है, इसकी सेटिंग में जाना है। सबसे पहले हम डिमांड कैप और सप्लाई कैप को देखेंगे। स्टाइल में आपने यहाँ पर कलर्स चेंज करने हैं। बॉर्डर को कोशिश करें कि इसको बॉर्डरलेस कर दें, इसको यानी कि 0% कर दें इसको, बॉर्डर ना दिखें। अगर आप बॉर्डर चाहते हैं देखना तो बॉर्डर को आप फिर वाइट लाइन में या किसी भी कलर में आप कर सकते हैं, बिल्कुल लाइट सा, हल्का सा। लाइन वैसे रखें आप, बिगिनिंग्स में ना ज़रूरत पड़ती है लाइंस की, इसको लाइंस को रख लीजिएगा। और इसकी थिकनेस को बस आपने कोशिश करनी है कम से कम रखें। आप इसको 70 कर लें। कलर वाइट 70। अच्छा, अभी मैं करवा रहा हूँ आपको डिमांड कैप और सप्लाई कैप। डिमांड जोन और डिमांड कैप, कैप मतलब क्लाइमेटिक एक्शन बार। जो क्लाइमेटिक एक्शन बार वाली कैंडल होती है उसका हाई लो मार्क करना होता है, ठीक है। वो एक अलग चीज है डिमांड जोन और सप्लाई जोन से, तो इनको मिक्स मत कीजिएगा। तो इसको हम एक अलग कलर दे देते हैं, एक देते हैं ब्लू कलर डिमांड कैप को। अच्छा, ये वाइट रखते हैं, यहाँ कलर हम ब्लू देते हैं। ये इसकी मिडिल लाइन आ गई और इसका बैकग्राउंड भी हम ब्लू करते हैं, इस तरह से शो होगा। और टेक्स्ट हम लोग इसमें, अल्लाह हाफिज, सो जा बस। आई थिंक वो किसी का समी दरवाजा आपका, बंद समी कर, वो अपना म्यूट दरवाजा कर लीजिएगा जरा। समी, तो देना, दरवाजा बंद कर दे, वो आप ही खोल लेगी। समी, अब्दुल समी। जी सर, कर रहा हूँ। ओके। जी जी कर रहा हूँ सर। इसको आपने इनसाइड ही रखना है और राइट अलाइन रखना है, ताकि आपको पता हो कि ये डिमांड कैप है। अपने सजेशंस दे सकते हैं अगर आप चाहें तो, कि यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा इसका मिड लेवल, तो ये मिड लेवल इस तरह कर लें। बॉर्डर लाइन, नाम और कलर आपने ये रख लिया ब्लू। डिमांड को हमने ब्लू कर दिया है, इसको सेव कर लेते हैं डिमांड कैप को। अब यहाँ पे बननी है सप्लाई कैप। सप्लाई कैप भी ऐसी ही रहेगी, बस इसका कलर यहाँ से चेंज करते हैं। मिड लाइन इसकी सेम रहने देते हैं, वो भी सेम रहने देते हैं, सिर्फ यहाँ से चेंज कर लेते हैं। इसको हम करते हैं ऑरेंज। सप्लाई कैप और डिमांड कैप, डिमांड कैप को ब्लू कर दिया और सप्लाई कैप को ऑरेंज कर दिया। मैं ये कॉम्बिनेशन नॉर्मली यूज़ करता हूँ। मैंने जो VSA का इंडिकेटर बनाया है उसमें भी मैंने हाई वॉल्यूम में जो ग्रीन कैंडल पे वॉल्यूम आ रहा है उसको मैंने ब्लू किया हुआ है, और जो रेड कैंडल पर हाई वॉल्यूम आता है उसको मैंने ऑरेंज किया हुआ है। तो मैं ये कलर्स कॉम्बिनेशन ले रहा होता हूँ। आप चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इसको आपने हाईलाइट इस तरह से करना है। ट्रांसपेरेंसी आपने कोशिश करनी है कि जो 20 है वही रहने दें, वरना फिर कैंडल्स नज़र नहीं आती हैं। एक्सटेंडेड नहीं करना है इसको, ठीक है। सप्लाई कैप का टेम्पलेट सेव करते हैं।
अब आता है डिमांड जोन। इनसाइड राइट सबका सेम ही रहेगा, 14 रख दिया इसका, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको कर दिया ग्रीन। अच्छा, लाइन हमने वाइट रखनी थी, सॉरी, लाइन हमने वाइट रखनी है। ये हमने यहाँ पे ग्रीन कर दिया इस तरह से। टैक्स भी चाहें तो उसको वाइट कर लें, जिस तरह हम लोग पहले बना रहे थे उस तरह आपको ज़रा अलग नुमाया दिखेगा। ग्रीन से हम कलर से चेंज कर देंगे, यहाँ पे वाइट रखते हैं। ओके, इसका सेव कर लेते हैं डिमांड जोन। सप्लाई जोन, इसको हमने यहाँ पे रेड कर दिया। मिटिगेटेड जोन को हम ग्रे कर देते हैं, इसमें कोई कलर नहीं होता। फेयर वैल्यू गैप, इसमें एक सादी फेयर वैल्यू गैप भी रख लेते हैं, जिसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है, FPG। ये टाइम फ्रेम का बहुत बड़ा रद्देमल होगा। जब आप कोई डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप लगाएंगे तो आपने उधर ये लिखना है, ताकि जब आप छोटे टाइम फ्रेम पर आए तो आपको ये पता हो कि ये वाला जो एरिया है ये डेली का फेयर वैल्यू गैप लगा हुआ है यहाँ पर। ताकि आप किसी भी चार्ट के ऊपर हो, कोई कोई भी टाइम फ्रेम हो, 5 मिनट का हो, 2 मिनट का हो, तो आपको मल्टी टाइम फ्रेम से आसानी होगी, उस चार्ट पे जाके देखना नहीं होता, और आपको वहां पे लगा हुआ नजर आ जाएगा, तो पता लग जाएगा कि ये वाला जो है वो कौन सा है। ओके, अभी यहाँ पर हमने म्यूट कैसे करते हैं? म्यूट इस जो फेयर वैल्यू गैप का कलर, अच्छा लाइन तो वाइट रहेगी, सॉरी। इसको भी हम ग्रीन और रेड ही कर देते हैं। नहीं, ये वैसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको आप ये वाला कलर कर लें, ये थोड़ा सा लाइट। फेयर वैल्यू गैप सेम रखेंगे हम, इसके अंदर बस ये चेंज करेंगे और कुछ चेंज नहीं करेंगे, कलर चेंज नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ ये चीज़ चेंज करेंगे इसके अंदर।
मैं इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके, फेयर वैल्यू गैप कंप्लीट हो गया। अब आता है डिमांड जोन और सप्लाई जोन। डिमांड जोन सप्लाई जोन जो हम लोगों ने बनाया था, वैसा ही यहाँ पर भी हम लोग कलर सेम रख लेते हैं। बाद में अगर आप चाहें तो उसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। डिमांड जोन। अब यहाँ पर हम इसमें ये वाले डिमांड जोन जितने भी हैं, इसको सिंपल बस यहाँ पे लिख के इसको जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं। ऊपर प्लॉटिंग दिख रही है आपको? आपको पता चल रहा होगा कि ये किस तरीके से शो होगा आपको। ये सारे लिखना बहुत ज़रूरी है। इस पे आपने एक बार टाइम लगाना है अच्छी तरीके से, ताकि बार बार टाइम लगाने की ज़रूरत ना हो। अब आते हैं सप्लाई पर। सप्लाई जोन वगैरह। अगर आपको ऐसी फीलिंग आए कि सारे एक जैसे कलर लग रहे हैं, हम आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही है हमें, तो आप चाहें तो एक एक ही कलर रखें, लेकिन उसका जो कलर कम ज़्यादा हाईलाइट जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि ये कलर्स ना नीचे कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो इसमें से हल्का डार्क और डार्क, उससे डार्क, इस तरह से आप कलर्स कर सकते हैं चेंज। ये आपकी 3 चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, जो स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी मैंने अभी आपको जैसे कि बताया था, रेक्टेंगल का करके दिखाया था बकायदा, कि आपने अब ये हाई है, तो जैसे ही आपने उसको सेलेक्ट किया तो ये फौरी तौर पे उसी जगह आ गया। बस एक क्लिक किया, उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे लो की तरफ लेकर आ गए, बिल्कुल नीचे की तरफ, तो ये इसने लो बता दिया। अब मिड से पकड़ के इसको आपने एक्सपेंड कर देना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे जाना है, ऊपर ये ऑप्शन आ रहे होंगे इसके, यहाँ जाना है, और ये जो आपने सब सेलेक्ट किया है, ये सारे टेम्पलेट आपके पास शो हो रहे होंगे। आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दें, तो वही चीज़ बन के आ जाएगी आपके पास। ये सिंपल हो जाएगा काम इस तरीके से। FAG 30 मिनट, आपने डिमांड जोन लगाना है, सप्लाई जोन लगाना है, वट एवर जो भी लगाना है, अब वो ईजिली लग जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ तक अभी मैंने ट्रेडिंग व्यू को समझाया है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो बताएं। मेरी क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है आज के ट्रेडिंग व्यू की। आप लोग सवाल कर सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग सवाल जवाब लेते हैं।